नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ललित। तेज की तकरार किसकी सरकार? जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। तो इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं। तेज की तकरार किसकी सरकार? मौसम की तरह अब मध्य प्रदेश में सियासत भी रूप बदलने वाली है। सियासी सरगर्मी के बाद अब मानसून दस्तक देगा और नेताओं के दौरों की बरसात होगी, और इसकी शुरुआत अमित शाह के दौरे से हो रही है। तो इधर कांग्रेस भी अंदर खाने ही अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। नेताओं के दौरों के मायने क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पहले एमपी आएंगे अमित शाह, फिर जेपी नड्डा का दौरा, पीएम मोदी भरेंगे हुंकार, तो कांग्रेस भी है तैयार। मध्य प्रदेश में मानसून के साथ अब सियासी मानसून भी दस्तक देने वाला है और जल्द ही केंद्रीय नेताओं के दौरों की बौछार तेज हो जाएगी। 22 जून को अमित शाह के बालाघाट दौरे के बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मध्य प्रदेश दौरे पर आएंगे। जेपी नड्डा सत्ता और संगठन की चुनावी तैयारियों का फीडबैक लेंगे, तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के एमपी दौरे की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। वहीं 27 जून को पीएम मोदी वंदे भारत की सौगात देंगे, तो वहीं शहडोल से आदिवासी वोटर्स को भी साधते नजर आएंगे। यानी कुल मिलाकर बीजेपी ने चुनावी गेम को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। आज माननीय प्रधानमंत्री 27 तारीख को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष 26 तारीख को मध्य प्रदेश की धरती पर पधार रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता पलक पावड़े बिछा करके अपने नेता के स्वागत के लिए तत्पर और तैयार होकर के बैठे हैं। और ये जो बूथ का कार्यकर्ता है, यही भाजपा की ताकत है। मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं, हमारे नेतृत्व के प्रति विश्वास और संगठन की ताकत। मध्य प्रदेश में अब की बार 200 पार का नारा, मैं प्रचंड विश्वास के साथ कहता हूं, हम इतिहास बनाएंगे मध्य प्रदेश के अंदर और इनको फिर आईना दिखाएंगे। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस की भी तैयारियां नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी हैं। एक तरफ राहुल गांधी की टीम मध्य प्रदेश में डेरा डाल चुकी है और सभी सीटों का सर्वे करने के बाद राहुल को रिपोर्ट सौंपेगी, तो वहीं कांग्रेस के नेता भी दिल्ली दौड़ में लगे हैं और केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर जीत का मंत्र ले रहे हैं। कांग्रेस की जो भी तैयारी हो, उसने बीजेपी के दिग्गजों के दौरे पर तंज कसने का मौका भी नहीं छोड़ा। मैं इसको भारतीय जनता पार्टी की घबराहट मानता हूँ। मेरा मत ये है कि ये लोग भी तो बंगाल के चुनाव में गए, ये लोग कर्नाटक के चुनाव में गए। हालांकि पंजाब में हम नहीं जीते, परंतु भाजपा तो हारी ना। हिमाचल प्रदेश में हम लोग जीते। विगत 4-5 जगह जहाँ भी चुनाव हुए हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, ये सब गए। इसके बाद भी उन्हें पराजय हाथ लगी है। तो हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। मध्य प्रदेश का आदिवासी समाज पूरी तरह कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के साथ रहेगा। हमें इनके दौरों से कांग्रेस पार्टी को चिंता नहीं। 2018 चुनाव का सबक दोनों पार्टियों को याद है। शायद यही वजह है कि दोनों पार्टियों का प्रदेश और केंद्रीय स्तर का नेतृत्व पूरी ताकत झोंक देना चाहता है, जिससे यकीनन 2024 के आम चुनाव की राह आसान होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। कांग्रेस को योग से एलर्जी है, यह कहना है मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ऐसा क्यों कहा, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मोदी का ग्लोबल योग, नेहरू का पॉपुलर योग, योग पर क्रेडिट की कहानी, सियासत संस्कृति की। 21 जून को दुनिया भर में योग दिवस मनाया गया। योग को ग्लोबल पहचान दिलाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार फिर पूरे विश्व में योग का प्रसार किया। पीएम मोदी ने अमेरिका से विश्व भर में योग का झंडा लहराया। पीएम मोदी के साथ साथ तमाम बीजेपी नेताओं और आम लोगों ने भी बड़ी संख्या में योग किया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि कांग्रेस समेत विपक्ष के किसी भी बड़े नेता की योग दिवस से जुड़ी कोई फोटो या वीडियो सामने नहीं आई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री
डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उस मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस को योग से एलर्जी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगी है। सवेरे से एक बड़ा नेता कहीं योग में नहीं दिखा। न माननीय प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी, न कमलनाथ जी, न दिग्विजय सिंह जी, एक भी नहीं मिलेगा आपको योग के। ये भारतीय संस्कृति के अब 180 देश इसको अंगीकार और स्वीकार कर रहे हो, उससे भी इनको एलर्जी है। मोदी का विरोध करते करते देश के विरोध पे आ गए। उधर कांग्रेस ने योग दिवस के मौके पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक तस्वीर ट्वीट की है। ट्वीट में कांग्रेस ने दावा किया है कि पंडित नेहरू ने ही सबसे पहले योग को दुनिया भर में पहचान दिलाने के लिए पहल की थी। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि बीते कई सालों में कांग्रेस ने योग दिवस पर ऐसा कोई पोस्ट क्यों नहीं किया। इस पर कांग्रेस का क्या कहना है, सुनिए। स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, राजनाथ सिंह जी, धामी इतने भोंडे तरीके से योग कर रहे थे कि सिर्फ उनका फोटो नेशनल टीवी पे आ जाए। तो ऐसे योग से क्या फायदा। हम लोग तो योग भी करते हैं और ईश्वर की आराधना करे बिना घर से हम निकलते नहीं हैं। तो इनके जैसा पाखंड कांग्रेस के पास नहीं है। 2014 से पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी की पहल के बाद ही शुरू किया गया था। लेकिन अब चुनावी मौसम आते ही इस मुद्दे पर भी क्रेडिट लेने का खेल शुरू हो गया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या चुनाव आते ही बीजेपी की राह पर कांग्रेस भी अपने सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। एमपी के विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही महीने की देर है और एक दूसरे को इस साल तगड़ी पटखनी देने के लिए दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है और खासकर कांग्रेस ने अब की बार फूंक फूंक कर कदम रखने का फैसला किया है। इसीलिए आलाकमान ने यह भी तय कर लिया है कि सीट दर सीट ऐसे चेहरों को टिकट दिया जाए जो बेहतर नतीजे देने के साथ ही पार्टी को मजबूती भी देंगे। एक एक सीट, एक एक उम्मीदवार, जांच परख तसल्ली के बाद मिलेगी टिकट अब की बार। एमपी में हाथ आई सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस वापसी के लिए बेकरार है। इस साल 150 प्लस सीटों का टारगेट सेट है। तगड़े डिफेंस और सोचे समझे अटैक के साथ पार्टी अब के चुनाव की जानिब बढ़ रही है। कोई कमतरी या कमजोरी न रह जाए, इसके लिए सर्वे को पैमाना भी बनाया जा रहा है। मतलब जो राहुल गांधी और कमलनाथ की कसौटी पर खरे उतरेंगे उन्हें ही टिकट मिलेगी। कमलनाथ जी ने उन समस्त सीटों पर जाना प्रारंभ किया है जहां पर हमारे उम्मीदवार सफल नहीं रहे हैं। तो इस तरह पूरे प्रदेश की जो सीटें हैं, जो हमारा लक्ष्य है, जो राहुल गांधी जी ने 150 का जो लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी कांग्रेस कमेटी कमलनाथ जी के निर्देश में काम कर रही है। कमलनाथ जी ने उनको अलग से बुला के सबको समझाइश दे दी, उनको टिप्स दे दिए कि आप अभी समय है, इन 4 महीनों में 5 महीनों में आप अपनी स्थिति सुधार सकते हैं। तो अपना व्यवहार ठीक करके जनता के बीच में ही रहो। माहौल बहुत अच्छा है, आम जनता सरकार बनाना चाहती है, इसका लाभ आपको भी मिलेगा, लेकिन जनता के बीच में रह के। काबिल और मजबूत उम्मीदवार की तलाश में पार्टी अंदरूनी सर्वे करा रही है। जानकारी है कि पार्टी के 28 विधायकों की हालत पतली है। अगर इन्होंने जल्द मेहनत कर हालात न बदले तो फिर टिकट कटनी भी पक्की है। इनमें बैतूल, भिंड और राजगढ़ जिलों की रिपोर्ट से पार्टी अलर्ट हो गई है। इधर कांग्रेस के इस सर्वे पर बीजेपी ने तंज कसा है। कांग्रेस कोई दल नहीं है, कांग्रेस के परिवार के द्वारा संचालित है। तो परिवार का जो दरबारी होगा उससे अवसर मिलेगा। मैंने अरुण यादव जी को एक दिन कहा था, अरुण जी थोड़ा जल्दबाजी मत करो, समय देख करके स्पेस रखिए, पता नहीं कल क्या करना पड़े आपको। केवल परिवार तक सीमित। और मध्य प्रदेश भी मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि भ्रम में मत रहिए आप लोग भी। या तो नकुलनाथ रहेंगे या फिर दिग्विजय सिंह लगे कि मेरे पुत्र जयवर्धन जी आएंगे।
ये पुत्रों की लड़ाई है मध्य प्रदेश में कांग्रेस में आपस में। कर्नाटक चुनाव में भी टिकटों के बंटवारे से पहले कांग्रेस ने सर्वे कराया था। वहां इसके नतीजे पॉजिटिव भी रहे। जाहिर है कांग्रेस उसी टैक्टिक से एमपी में भी मैजिक रिक्रिएट करने की फिराक में है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव है और ऐसे में रोजाना नए नए चुनावी शिगुफा दोनों ही पार्टी जनता को लुभाने के लिए ला रही है। हालांकि ये देखना होगा कि इसका चुनाव पर असर क्या पड़ेगा। चुनाव से पहले पुराना एजेंडा, एक देश एक विधान का नारा, एमपी में यूसीसी लाने की तैयारी, क्या बदलेगी चुनाव की कहानी। बीजेपी का शुरुआत से एक देश एक कानून का एजेंडा रहा है, जिसे लेकर केंद्र सरकार ने कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार किया और अब इसे लोकसभा चुनाव और मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश में लागू करने की तैयारी सरकार कर रही है। सरकार के मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि यूसीसी लागू होने से प्रदेश के सभी वर्गों को फायदा होगा। समान नागरिक संहिता आवश्यक भी है और महत्वपूर्ण भी है। आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारों ने लगातार इस देश में इस तरह से अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग नियम बनाकर एकात्मता का जो सूत्र है उसके खिलाफ काम किया था। मेरा मानना है कि कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता इस देश के लिए जरूरी और महत्वपूर्ण दोनों है। इससे निश्चित रूप से हर वर्ग को देश की मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिलेगा। अब समझ लेते हैं क्या है समान नागरिक संहिता। एक देश एक कानून की विचारधारा, सभी धर्मों समुदायों के लिए एक कानून, शादी, तलाक और गोद लेने का एक कानून, संपत्ति अधिग्रहण और संचालन का सभी के लिए एक कानून। चुनाव से ठीक पहले समान नागरिक संहिता की चर्चा होने को कांग्रेस ने चुनावी शिगुफा बताया है कि जब 5 राज्यों के चुनाव हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह उसमें पिटने वाली है, तब कॉमन सिविल कोड की चर्चा करना सिवाय एक राजनीतिक शिगुफे के कुछ भी नहीं है। भारत की पुरानी कहावत है, कोस कोस बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। भारत विविधताओं वाला देश है, समाज में अलग अलग रीति रिवाज है। ऐसे में एक समान कानून व्यवस्था पर सहमति बनना चुनौतियों से भरा होगा, लेकिन एक देश एक विधान की संकल्पना देश के संघीय ढांचे को मजबूत करेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। बहरहाल चुनावी साल है और ऐसे में कई वादे और दावे भी किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ का दुर्ग अब सियासी दंगल का सेंटर बनने जा रहा है। अमित शाह चुनावी हुंकार भरने दुर्ग आ रहे हैं और बीजेपी के आगे चुनौती अपना गढ़ हासिल करने की है, तो कांग्रेस की तैयारी भी तेज है। क्या है ये पूरी सियासत और क्या है सियासत का एक गणित, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दक्षिण का दुर्ग गंवाने के बाद अब बीजेपी की नजर छत्तीसगढ़ के दुर्ग पर है, जिसे हासिल करने के लिए बीजेपी के चाणक्य यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दुर्ग आने वाले हैं। कार्यकर्ताओं को चार्ज करने और संगठन में कसावट की कवायद के साथ शाह दुर्ग में चुनावी हुंकार भरेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि हजारों कार्यकर्ता कार्यक्रम में जुटेंगे, जिसके लिए तैयारी भी जोरों पर है। प्रशासन के लोग और अपनी टीम के लोग वहां पर तैयारी में लगे हैं। ये सौभाग्य का विषय है कि अमित शाह जी का आगमन हो रहा है और वो भोजन करेंगे। छत्तीसगढ़िया डिश भी उनके लिए हमने तैयार करवाई है। शाह के दौरे की तैयारियां तेज हैं, तो कांग्रेस की तैयारी भी युद्ध स्तर की है।
कांग्रेस ने मणिपुर से लेकर महंगाई तक और चीन से लेकर किसान के सवाल पर जवाब मांगे हैं। इधर शाह के दौरे पर सीएम भूपेश का तंज भी तैयार था। उन्होंने कहा कि सांसद सरोज पांडे का जन्मदिन है, हो सकता है अमित शाह उन्हें बधाई देने आ रहे होंगे। भाई कल 22 तारीख है, सरोज जी का जन्मदिन है? हो सकता है जन्मदिन मनाने आ रहे हैं। अरे हमारी छोटी बहन है भाई, है ना, हम लोग विश करते हैं। कांग्रेस का हमेशा वहाँ गढ़ रहा है। 77 और 89 में भी कांग्रेस बहुमत के साथ जीत के आई थी। बीच के अंतराल में थोड़ी कमजोर हुई थी, लेकिन अब दुर्ग हमारे कांग्रेस का दुर्ग रहा। सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा तो बीजेपी का भी पलटवार सामने आया। अब मुख्यमंत्री जी को जितनी सोच है उतना ही तो बोलेंगे। मुख्यमंत्री जी को सुर्खियों में रहने का बहुत शौक है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग को लेकर सियासत यूं ही नहीं चल रही। लंबे समय तक दुर्ग बीजेपी का गढ़ रहा है, जिसमें 2018 में कांग्रेस ने सेंध लगाई। संभाग की 20 सीटों में से 17 पर कांग्रेस काबिज हुई, जिसमें खास बात यह है कि दुर्ग सीएम भूपेश समेत 6 दिग्गज मंत्रियों का भी गढ़ है। यकीनन सियासत और नतीजे जो भी हों, चुनावी दंगल दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और चलिए अब जाते जाते बात करते हैं अतीत के पन्नों की, यानी कि फ्लैशबैक की। और आज मुलाकात करिए मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम से। खास मुलाकात में शामिल हुए गिरीश गौतम ने कई सवालों के बेबाकी के साथ जवाब दिए थे और साथ ही ये भी बताया था कि समय बीतने के साथ राजनीति में कैसे बदलाव आया है। विधानसभा वाकई एक गतिविधि का केंद्र है। मध्य प्रदेश विधानसभा की अपनी मर्यादा और परंपरा रही है। अभी आप जो स्थिति देखते हैं, आप एक वरिष्ठ विधायक के नाते आपने बहुत पानी बहते हुए देखा है, चाहे वो नर्मदा जी का हो, टमस का हो या गंगा जी का हो। कितना अंतर आप महसूस करते हैं 2023 की विधानसभा में और इसके पहले जो आपने विधानसभाएं देखी? मुझे विधानसभा में आने का अवसर 2003 में प्राप्त हुआ जी। विधानसभा की गतिविधियों का, क्योंकि मैं पहला चुनाव 1980 में लड़ा, 1980 में। स्वाभाविक है विधानसभा के लिए चुनाव लड़ रहा था और ऐसा भी नहीं था कि कोई बहुत मामूली वोट मिलते थे, बहुत कम मार्जिन से चुनाव आ रहा। फिर 85 लड़ा, 93 लड़ा, 58 लड़ा, तो विधानसभा के लिए चुनाव लड़ रहा था। तो उसकी गतिविधियों का स्वाभाविक है कि अध्ययन करना, उसका परीक्षण करना, देखना, वो सब देखते थे अपन। तब से लेकर के आज तक जो मैं देखता हूँ अंतर तो आया है, और ये अंतर 2-3 कारणों से हुआ है। एक तो पीढ़ीगत अंतर हो जाता है, दूसरा ये है कि हम लोगों ने तीनों जमाना एक साथ देखे अपने जीवन में। एक सामान्य सा जीवन, किसी जनप्रतिनिधि को साइकिल में चलते हुए देखा, फिर उसी प्रतिनिधि को हम मोटरसाइकिल में चलते हुए देखते हैं, फिर अब आज के जमाने में उसी को हम पूरी तरह से बढ़िया लग्जरीज गाड़ी में निकलते हुए देखते हैं। तो 3 परिवर्तन। जी, जी। इसी तरह से पहले जो हमारी कनेक्टिविटी थी, सीधे बातचीत आमने सामने की थी, न किसी के पास फोन होते थे, न मोबाइल होते थे। तो जनता के बीच में जाना, उससे पूछना और फिर आकर के प्रतिनिधि यहाँ पर विधानसभा के भीतर आकर के अपनी बात कहना और उसका निराकरण कराना। आज बहुत कुछ ये पीढ़ी में परिवर्तन आया है कि कनेक्टिविटी अब मोबाइल के माध्यम से हो गई है। इंस्टाग्राम आ गया, सोशल साइट आ गया, तमाम व्हाट्सएप आ गए। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये पीढ़ीगत परिवर्तन है। ठीक बात। तो इसलिए आज का जो पीढ़ी है वो विधानसभा के भीतर तो पीढ़ी नहीं आती है, तो उसको ऐसा लगता है कि हम यदि यहाँ कुछ ज़्यादा तेज हलचल करते हैं, हो सकता है कि वो नकारात्मकता की कोट में आती हो और उसके मन में आता है कि ये इससे हमारी टीआरपी बढ़ने वाली है। ये भी एक कारण हो सकता है, जिसके कारण से मैं अंतर पाता हूँ कि तब की स्थिति में आज की स्थिति में बहुत अंतर है। क्योंकि पहले मैंने देखा जो 2003 में हम आए थे, बहस जो है उच्च कोट की होती थी, विधानसभाएं ठीक चलती थी। और कई बार तो मेरे 2003 के पहले जो पूर्ववर्ती पीठासीन अधिकारी हुए हैं, तो पूरे साल में 60 और 65 दिन विधानसभा चला लेते थे। वो कोई मामूली काम नहीं था। आज साल में यदि हम 20 से 25 दिन 30 दिन भी चला ले जाए तो एक ऐसा माना जाता है कि बड़ी भारी बात हो गई। तो ये जो सब कारण आए हैं, उस कारण से ये परिवर्तन देखता आप बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, क्योंकि आप शायद इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि आज जो सूचना देने के साधन हैं
उनका जो एक विस्फोट है, उसकी वजह से विधानसभा में मुद्दे उठाने की जनप्रतिनिधि की जो आग थी, इंटेंसिटी थी, अब वो उतनी धारदार नहीं है जितनी 2003 या उसके पहले रही है। पहले मोबाइल का जमाना नहीं था, तो जानकारी प्राप्त करने के लिए कई बार विधायकों को लाइब्रेरी में बैठ कर के पूरी किताबें पढ़ना पड़ता था। तो वो एक सब्जेक्ट में कंसंट्रेट नहीं करता था, किताब पलटते पलटते वो अपने जिस विषय की खोज कर रहा है उसके अतिरिक्त भी वो पढ़ लेता था। ठीक। और आजकल मोबाइल से जब गूगल से निकालता तो पॉइंटेड चीज निकालता, तो अगल बगल वाली चीज वो नहीं देखता, वो गंगा की केवल धार देखता है, उसके किनारे नहीं देखता है। वाह वाह। तो जरूरत यह है कि हमको किनारे भी देखने की आवश्यकता है, कैसे है, क्या है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि की समग्रता उसी में है। और तेज की तकरार किसकी सरकार में, फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।